तो फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं हाल ही में आई एक और न्यू सीरीज मनवत मर्डर को। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम हाई रेंज के पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि अपनी जूनियर्स को समझा रहे होते हैं कि किसी भी मर्डर मिस्ट्री को कैसे सॉल्व किया जाता है। मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के कई पैटर्न होते हैं, इसलिए हमें हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देना चाहिए। वहीं हमें पता चलता है कि इन ऑफिसर ने रमन राघव जैसे सीरियल किलर को भी पकड़ा था, इसीलिए आज ये इतने फेमस हैं और हर कोई इन्हें अपना आइडल मानता है। इसके बाद हम एक महिला को एक खेत में देखते हैं। वो जैसे ही मुड़ती है कोई उसे जान से मार डालता है। इससे हमें पता चलता है कि यह औरत 7वीं विक्टिम है। इससे पहले 6 खून और भी हो चुके हैं। फिर वे गांव के सभी लोग उस औरत को ढूंढने निकलते हैं तो उस लाश को देखकर उन लोगों के होश उड़ जाते हैं। इधर हम उन्हीं ऑफिसर रमाकांत को किसी बड़े नेता के साथ देखते हैं। पुलिस ऑफिसर रमाकांत को नेताजी ने ही बुलाया था। वो रमाकांत से कहते हैं कि हम मानवत गाँव में CID तक भेज चुके हैं, मगर अभी तक खूनी का कोई पता नहीं चल पा रहा है और यहाँ पर तो केस बढ़ते ही जा रहे हैं। 7वां खून हो चुका है और अब इस केस को आप ही को सॉल्व करना होगा, ना हमारी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। इस पर रमाकांत जी जाने के लिए मान जाते हैं। फिर रात को रमाकांत जी अपनी फैमिली को बताते हैं कि मुझे कल ही मानवत गाँव निकलना होगा। इसके बाद वह अपनी फैमिली से मिलने के बाद चला जाता है। फिर रमाकांत और उसके दोस्त ट्रेन से उस गांव जाने लगते हैं। तभी रमाकांत के दोस्त वाकड़ कर उनसे पूछते हैं कि इस केस के बारे में आपको क्या क्या पता है, इस केस के बारे में कुछ तो बताइए। तभी रमाकांत जी बताते हैं कि 4 नाबालिग लड़कियों का और 3 महिलाओं का फरसे से मर्डर किया गया है और फिर उनके प्राइवेट पार्ट्स को भी जख्मी किया गया है, जिसमें से शायद खून निकाला गया होगा। इसलिए यह केस बहुत ही खतरनाक है और यह जादू टहलने का केस भी लग रहा है। यह सुनकर रमाकांत का दोस्त थोड़ा चिंता में पड़ जाता है। फिर ये दोनों गांव पहुंचते हैं। वहां दामोदर नाम का एक हवलदार इनका स्वागत करता है और उस पुलिस वाले की बातें सुनकर हमें समझ आता है कि यहाँ भी रमाकांत का नाम काफी फेमस है। यह कहानी बहुत ही पुरानी है, इसीलिए उस टाइम पर सेलफोन भी यूज नहीं होते थे। तो ये लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी गाँव का एक आदमी आकर रमाकांत से कहता है कि साहब, आप यहाँ केस तो सोल्व करने आ गए हो, मगर अपनी जान का भी ध्यान रखना। जो बात रमाकांत को काफी अजीब लगती है। फिर वे सब गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं। तभी पुलिस वाला रमाकांत से कहता है कि इन मर्डर्स के बाद तो गांव के लोग उन्हें बिल्कुल भी इज्जत नहीं देते। उन्हें ऐसा लगता है कि हम पुलिस वालों के बस में कुछ भी नहीं है, इसलिए हमारा केस सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर रमाकांत कहता है कि इस केस के सिलसिले में 2 लोगों को तो पकड़ा हुआ था ना, उन लोगों का क्या हुआ। इस पर एक पुलिस वाला बताता है कि वो तो उत्तम राव और रुक्मणी देवी थी, जिसमें से उत्तम राव गरीबी में पला बड़ा हुआ है। फिर वह राजनीति में घुस गया और अब इसी के बदौलत वह काफी पैसे भी कमा रहा है। उत्तम राव की पहली पत्नी से उसे जयंत नाम का एक लड़का है जो कि उसके साथ नहीं रहता। इसके बाद उत्तम राव ने रुक्मणी से शादी कर ली क्योंकि वह और ज्यादा पैसे कमाना चाहता था और देसी शराब का धंधा खोल लेता है। रुक्मणी की अपने जात के लोगों में काफी चलती है। बाद उत्तम राव ने रुक्मणी से शादी कर ली और दोनों साथ ही रहते हैं। फिर हम उत्तम राव को देखते हैं जो कि रुक्मणी के पेट पर मालिश कर रहा होता है। फिर उत्तम राव के घर एक वकील आता है और वे दोनों उससे मिलने के लिए बाहर आते हैं। इधर रमाकांत थाने पहुंचता है और कहता है कि उत्तम राव और रुक्मणी को किस बेस पर गिरफ्तार किया गया था, जिस पर पुलिस वाला बताता है कि पूरे गांव में यह चर्चा है कि उनके घर पर एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे खजाना है। जब भी कोई कत्ल होता था तो उसके घर से किसी का कुछ जादू टोना करने की आवाज आती थी, इसलिए सबको लगता है कि उन्होंने ही कत्ल किया होगा। पर हमें उन्हें अरेस्ट करने के बाद छोड़ना पड़ा क्योंकि कोई भी गवाही देने के लिए नहीं आया, क्योंकि गांव में उत्तम राव बहुत पैसे वाला है, इसीलिए सभी लोग उससे डरते हैं। साथ ही जब वे दोनों लॉकअप में थे तब भी 3 खून हुए थे, इसीलिए बिना सबूत के उन्हें छोड़ दिया गया। फिर भी हम लोगों ने हार नहीं मानी और उन्हें मानवत गांव से दूर हाउस अरेस्ट दिलवा दिया है। वो इस गांव में अब नहीं आ सकती, इसीलिए अब रुक्मणी का सीन दिखाया जाता है। वो बाहर आते ही वकील पर भड़क जाती है। वो उस वकील से कहती है कि हम लोग मानवत कब तक जाएंगे, जो करना है जल्दी कर। भी वकील कहता है कि बहुत जल्दी मैटर सोल्व हो जाएगा और तुम्हारा दारू का धंधा तो तुम्हारी बहन समंत्री काफी अच्छे से चला रही है और तुम्हारा सब काम अच्छे से चल रहा है, फिर क्या जल्दी है जाने की। तभी उत्तम राव कहता है कि मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, मुझे मानवत जाना है। पेपर में यह कुछ छप चुका था कि रमाकांत नाम का व्यक्ति पुलिस ऑफिसर यहाँ पर इस केस को सोल्व करने आया है। फिर रमाकांत और उसके साथी खाना खाते हैं। तभी रमाकांत कहता है कि कल हम सभी थाने में मिलेंगे, इस केस पर काम चालू कर देंगे। फिर सुबह होते ही रमाकांत अपने घर से निकल जाता है और वह अपने रूम में वहाँ के हवलदार से ताला लगाने को कहता है। फिर रमाकांत के वहाँ से जाते ही हम एक आदमी को देखते हैं जो कि हाथ में कुछ लिए हुए था। वह सीधा रमाकांत के पीछे की तरफ चला जाता है। रास्ते में रमाकांत पुलिस वालों से पूछता है कि आखिर यह रमाकांत शराब बेचता कैसे है। पर दामोदर बताता है कि उसका नेटवर्क पक्का है, उसे कोई पकड़ नहीं पाता।
फिर रमाकांत जब इस गांव के थाने में आता है तो वहाँ के ऑफिसर उसका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। अब रमाकांत को अच्छा नहीं लगता। वे कहते हैं कि यहाँ पर मर्डर्स पे मर्डर्स होते जा रहे हैं और आप सब इन चीजों में पड़े हुए हो। वह इस केस की फाइल लेने को कहता है। जल्दी से फाइल दो और जांच करना शुरू करते हैं। ये लोग वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर पहला मर्डर हुआ था। फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर एक 8 साल की बच्ची अपना काम कर रही होती है। वहीं कोई आकर उसे जान से मार डालता है और हमें पता चलता है कि यही पहली विक्टिम थी। रमाकांत इस केस को देखता है और कहता है कि यहाँ विक्टिम को मार डाला और 2 दिन तक बॉडी यहीं पड़ी रही, फिर इस एरिया में लाकर फेंक दिया। अभी वाकटकर कहता है कि यह गांव बहुत छोटा है, अगर बाहर से कोई आदमी आता तो पहचान लिया जाता। ऐसा लगता है कि कोई गांव वाला ही यह मर्डर कर रहा है। बच्ची के चेहरे पर भी काफी वार हुए थे जिससे उसे पहचानने में काफी दिक्कत आ रही थी। भी रमाकांत की नजर एक बड़े से पत्थर पर पहुंचती है। यहीं पर एक पुलिस वाला परांजय बताता है कि ये एक देवता है जिन्हें मानते सब हैं मगर कोई पूछता नहीं है। कहा जाता है कि बहुत साल पहले जब इस गांव पर निजामों ने हमला किया था, गांव के अमीर लोगों ने अपना सारा खजाना ऐसे ही पत्थरों के नीचे दबा दिया था। इसीलिए पहचान के लिए ऐसे पत्थर लगा दिए गए थे ताकि लोग इसे मंदिर समझे। भी रमाकांत पुलिस ऑफिसर से पूछते हैं कि गांव में जादू टोना करने के लिए कौन फेमस है, जिस पर दामोदर काचू पाको का नाम लेता है। साथ ही दामोदर यह भी कहता है कि हमने उसे पूछताछ के लिए पकड़ा था मगर हमें उससे कुछ जानकारी नहीं मिली। पर रमाकांत जी कहते हैं कि उसे कल थाने लेकर आओ, मैं उससे बात करूंगा। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि रात का समय था। एक बच्ची अपने घर आ रही थी, तभी कोई आदमी उसे उठाकर भागने लगता है। लड़की शोर मचाती है और गांव वाले उस आदमी का पीछा करने लगते हैं। तभी यहाँ रमाकांत को भी पुलिस वाले ले जाने के लिए आते हैं। वह कहते हैं कि एक आदमी एक लड़की को ले जा रहा था। इस पर रमाकांत उठकर चल देता है। इधर गांव वालों ने उस आदमी को पकड़ लिया होता है। वे उसे जिंदा जलाने वाले थे। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में वहीं से शुरू होता है जहाँ पर उस आदमी को जलाया जाता है, लेकिन वहीं पर रमाकांत जी पहुंच जाते हैं और उस आदमी को बचा लेते हैं और सीधा थाने ले आते हैं। हम देख पाते हैं कि यह सब कुछ होते हुए एक औरत बहुत ही ध्यान से देख रही होती है। आदमी को जानकारी रूम में रखते हैं जिसके सामने रमाकांत बिल्कुल चुपचाप होकर बैठा था। वहीं दामोदर वाकटकर से बाहर पूछता होगा कि सर अंदर क्या कर रहे होंगे। वाकटकर बताता है कि सर किसी भी क्रिमिनल को मारते नहीं हैं बल्कि नए नए तरीके से उससे सच उगलवाते हैं। हम अगले सीन में देखते हैं कि वह आदमी बहुत बुरी तरीके से रो रहा है और वह कहता है कि साहब मैंने किसी को नहीं मारा, मुझे वह बच्ची पसंद आ गई थी। तब रमाकांत को पता चलता है कि यह आदमी पेडोफाइल है। रमाकांत बाहर आकर उसके ऊपर बच्चे उठाने की धारा लगाकर उसे बंद कर देते हैं। फिर एक पुलिस वाला बताता है कि गया बाई के मरने के बाद रिपोर्ट में पता चला था कि उसके जख्मों पर कॉटन पाया गया था कि क्वालिटी नॉर्मल कॉटन से काफी अच्छी थी। जब मैंने पता किया मुझे पता चला कि उत्तम राव के खेतों में ऐसी क्वालिटी का कॉटन मिलता है। यह सुनकर रमाकांत भी हैरान हो जाते हैं। फिर उत्तम राव रुक्मणी बाई के साथ रोमांस कर रहा था। वह कहता है कि मुझे तेरी बहन पर विश्वास नहीं है, इसलिए मैं जयंत को बोलूंगा मेरा धंधा संभालने के लिए। यह बात रुक्मणी को अच्छी नहीं लगती। तभी रुक्मणी रोने लगती है। अभी हमें पता चलता है कि वह माँ बनने के लिए काफी ज्यादा तड़पती है मगर उसे यह सुख नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद जाकर वह एक पूजा करने लगती है। इधर हम उत्तम राव के घर पर कि फिलहाल रुक्मणी बाई की बहन सामिंद्री संभाल रही है। अब परांजय को देखते हैं कि सामिंद्री आती है और परांजय को पैसे देती है। हमें पता चलता है कि यह तो वही महिला है जो सब कुछ उस दिन बहुत गौर से देख रही थी। वह परांजय को दारू के धंधे पर रेट न मारने के लिए पैसे देती है। परांजय सामिंद्री से कहता है कि उस काचोपा से दूर रहना, उस पर भी बड़े साहब की नजर है। सामिंद्री कहती है कि मुझे उससे क्या लेना देना। बाद सामिंद्री अपनी बेटी कमली को लेकर सोने चली जाती है। सामिंद्री को काफी डरावने सपने आते हैं इसलिए वह ठीक से सो नहीं पाती। हाँ, कमली को काफी डरावने सपने आते हैं इसलिए वह ठीक से सो नहीं पाती। इधर रात में थाने में दामोदर के पास नवाखे आता है। वह कहता है कि मैंने उन सभी मंदिरों का पता लगाया है जिनके बारे में दामोदर रमाकांत सर ने कहा था। वे पूरे 11 मंदिर हैं। यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर गड़े हैं। यह सुनकर सभी नवाखे की तारीफ करते हैं। इधर सामिंद्री के पास एक आदमी आता है, कहता है कि मैंने अपना काम कर दिया है, सर भी जल्दी देखने को मिलेगा। तब हमें पता चलता है कि यह तो काचो पाको है जिसे पुलिस ढूंढ रही है और यह आदमी वही है जो सुबह रमाकांत के पीछे की तरफ भी गया था। सामिंद्री उसे पैसे देकर कहती है कि कुछ दिनों के लिए तुम छुप जाओ, ना पुलिस तुझे उठा ले जाएगी। सुनकर काचोपा को वहाँ से चला जाता है। अगले दिन रमाकांत दूसरी लड़की के मर्डर स्पॉट्स पर आता है। यहाँ एक छोटा सा बच्चा उन्हें बताता है कि शकीला के मर्डर से पहले मैंने उसे यहीं देखा था, इमली तोड़ रही थी। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि कोई शकीला को ब्रेड देता है खाने के लिए, फिर उसे गला घोटकर मार डालता है। अब प्रेजेंट में रमाकांत काफी सारी जगह की तहकीकात करता है अगर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फिर एक आदमी से बात करते हुए उसके सामने श्रीरंगा भराटे नाम के एक आदमी का नाम आता है। लोग यहाँ से जाते हैं तो रमाकांत यह नोटिस करता है कि कोई उस पर नजर रखे हुए है।
इसीलिए वह दामोदर से यह दिखाकर उस आदमी का पता लगाने के बारे में कहता है। जैसे ही रमाकांत कार में बैठता है उसे चक्कर आते हैं। के बाद भी वह जांच पर चला जाता है। के बाद में हम एक टीचर को देखते हैं जो कि गांव में एक छोटा सा स्कूल चलाती है। यहाँ सावित्री अपनी बेटी कमला को स्कूल छोड़ने आई थी। टीचर सावित्री से बात करने लगती है। हमें एक टुक्या नाम का लड़का आता है और वह टीचर से बात करने लगता है। हमें पता चलता है कि टुक्या पहले हाफ मर्डर के इल्जाम में जेल गया था। टीचर से कहता है कि मुझे तो बस मुंबई जाना है हीरो बनने के लिए। फिर रमाकांत यहाँ श्रीरंगा के कारखाने में आता है उससे कुछ पूछताछ करने के लिए, जिस पर श्रीरंगा कहता है कि मैंने तो काचूपा के कहने पर खेत में विधि की थी ताकि मुझे खजाने का पता चल जाए, मगर मैंने किसी को मारा नहीं, ना ही मुझे कोई खजाना मिला। रमाकांत पुलिस वालों से पूछता है छुपा अभी तक उन्हें मिला क्यों नहीं, मगर पुलिस वालों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। श्रीरंगा बताता है कि काचूपा ने मुझसे कहा था कि अगर खजाना पाना है तो यहाँ किसी औरत की बलि चढ़ानी होगी, अगर मैंने उसकी नहीं सुनी। अब यहाँ सावित्री अपनी बेटी कमली को ढूंढने लगती है जो कि गायब थी। वहीं जब रमाकांत अपने रूम में होता है तब उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। से ही वह बेड के नीचे देखता है तो वह देखता है कि उसके पलंग के नीचे एक काले जादू की गुड़िया या गुड्डा था, यानी कि रमाकांत पर भी किसी ने काला जादू करने की कोशिश की है। हो सकता है कि यह काचापाको का ही काम, क्योंकि वही सुबह रमाकांत के रूम के साइड आया था। इधर सावित्री को अपनी बेटी कमली मिल जाती है जो कि कुछ चित्र बना रही थी। यह देखते ही वह उसकी ड्राइंग फाड़ देती है और कमली को लेकर वहां से चल देती है। इसके बाद हम रुक्मणी को देखते हैं जो किसी प्रकार का जादू टोना कर रही थी। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। अगला एपिसोड हम अगली सीरीज में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।